400 पार बीजेपी बात कर रही है। 400 पार का टारगेट लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे देश में? स्पष्ट 2/3 से ऊपर बहुमत चाहिए। मैं बता दूं कि मैं लालू राज से पहले कांग्रेस की राज को भी देखा। देखिए, देश अभी गरीबी से लड़ने में लगा था, देश उग्रवादियों से जूझ रहा था। बिहार अपने पुराने सांस्कृतिक गौरवशाली विरासत जो ठहर गई बढ़ा सकता है। कमजोर राजनीति के कारण, निर्णय की क्षमता नहीं रहने के कारण युवाओं के भविष्य पर उनका कोई फोकस नहीं था। इस अपराधियों के विपरीत जाकर के हमारे जैसे एक साधारण परिवार के एक शिक्षक पुत्र को जितनी भी सेवा कर सकूं कम होगा। आज भी वो मन के अंदर है कि हर समाज के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। नमस्कार, मैं अर्पिता और आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आजकल चुनावी माहौल है, लेकिन चुनावी माहौल में विजय कुमार सिन्हा जी से हम क्यों बात कर रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं हमारे पास जिनके जवाब सिर्फ यही दे सकते हैं। अब बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति और मोदी जी का विजन, बीजेपी का लक्ष्य, इन सब सवालों के जवाब आज के शो में हम विजय जी से लेंगे। तो विजय जी, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। देखिए, चुनावी माहौल है, काफ़ी थकावट भरे दिन नेताओं के तो हैं ही, लेकिन वोटर्स भी हम देख रहे हैं कि बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। बीजेपी ने अब की बार नारा दिया है 400 पार का। देखिए, तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो अब ये प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं कि मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, 400 पार आएंगे या नहीं आएंगे। ये माहौल कैसे आप लोगों ने बना दिया? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों के अंदर राजनीति में जो अपनी विश्वसनीयता स्थापित किए हैं और जो कहे वो किए, कथनी और करनी एक किए, तो लोगों को विश्वास जगा है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद कोई नेता, कोई लीडर ऐसा है जो कहता है वह करता है, और करता ही नहीं है, जनता के विश्वास पर खरा उतरता है। सवाल विपक्ष वाले ये भी उठाते हैं कि अगर 400 पार बीजेपी बात कर रही है, ये नारा दे रही है, तो ऐसा क्या छूट गया जो 400 पार अभी तक जो 10 सालों में आप लोग नहीं कर पाए हैं? 400 पार का टारगेट लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे देश में? देखिए, देश अभी गरीबी से लड़ने में लगा था, देश आतंकवादियों से लड़ने में लगा हुआ था, देश उग्रवादियों से जूझ रहा था, अपराधियों से जूझ रहा था, और सिस्टम में बैठा हुआ भ्रष्टाचारियों से जूझ रहा था। और इन तमाम देश को जो खोखला कर रहे थे, इनसे लड़ने के लिए स्पष्ट 2/3 से ऊपर बहुमत चाहिए कोई निर्णय के लिए, ताकि जब इन भ्रष्टाचारी पर दबिश बनाया जा सके तो एक प्लेटफार्म पर आकर ये गलवहियां कर करके लोगों को भरमाने का खेल न खेल सके। आपका जो विज़न है, यानी बीजेपी का जो विज़न है, मोदी जी का जो विज़न है, अगर हम बिहार के रूप में देखें, देखिए आपसे सवाल ये भी ज़रूरी है कि बिहार में अभी देखिए 39 सांसद बीजेपी के हैं। सवाल ये उठता है कि अगर बिहार ने 39 सांसद दिए तो बिहार को बीजेपी ने क्या दिया? मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार को वह सपना जगाया कि बिहार जातीय जहर के लहर के कहर से बाहर निकल सकता है। बिहार अपने पुराने सांस्कृतिक गौरवशाली विरासत जो ठहर गई बढ़ा सकता है। देश का अव्वल राज्य बिहार आज़ादी के समय था, फिर से ये अव्वल बन सकता है। और बिना बिहार को समृद्ध हुए, बिहार को विकसित हुए, देश विकसित नहीं हो सकता। इसको लेकर के जो उन्होंने सपना जगाया, सपना को साकार करने के लिए, जहां बिहार सिंगल रोड से डबल रोड की लड़ाई लड़ रहा था, वहां 4 लेन 6 लेन से लेके 8 लेन तक पहुंच गया। जो गति हमारी 30 से 40 थी,
आज 140% पहुंच गई। जहां आधी आबादी अंधेला में था, आज कोई गांव अंधेला में नहीं। जिस बिहार के अंदर हम उज्ज्वला योजना के गैस का सिलेंडर महलों में देखते थे, आज झोपड़ी में छोटे छोटे भवनों के अंदर आ गया। जहां पर नौजवानों को कंप्यूटर सीखने के लिए लालायित रहता था, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के माध्यम से, पीएमकेके के माध्यम से उनको हुनर और कौशल बढ़ाने के अभियान में आज हर नौजवान उस डिजिटल योद्धा बन गया। बिल्कुल। तो ये वातावरण बिहार के अंदर बना है। बिहार के लोग बीमारी से, गंदगी से कम उम्र में अकाल मृत्यु के शिकार होते थे। आज हर घर नल का जल, स्वस्थ रखने का, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का वातावरण जगाने का, और प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत का कार्ड लोगों को जीने का ललक पैदा कर दिया। देखिए, ये भी एक बड़ी खास बात है जो आपको ज़रूर बताएंगे कि विजय जी इकलौते ऐसे शख्सियत हैं बिहार की राजनीति में जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में डिप्टी सीएम है बिहार के। छात्र राजनीति से लेकर बिहार की राजनीति तक अभी इनका जो सफ़र रहा है, हर वो चीज़ जो हम अभी सोच रहे हैं उस वक्त में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। लालू राज में वो जो जंगल राज बिहार को मिला, उसने बहुत ज़्यादा बिहार को एक बदनामी का दौर भी दिखाया है। अभी देखिए, लालू के बेटे हैं तेजस्वी यादव, पिता की राह पर बेटे चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जो अभी माहौल आप देखिए कि लालू परिवार में तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और राजद की कमान तेजस्वी के हाथ में। तो पिता पुत्र किस दिशा में आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं कि आप जैसा संस्कार देंगे वैसा फलित भविष्य में होगा। श्रीमान लालू प्रसाद यादव अपने अतीत से सबक नहीं लिए, वर्तमान सुधारने का प्रयास नहीं किए, परिणाम भविष्य में उनको दिखाई भी पड़ेगा। आज उन्होंने बिहार की जनता को मजाक बना दिए, मजाक जोकड़े की भाषा में पूरे बिहार को मजाक बना दिए, अपनी विश्वसनीयता को खो दिए। बिहार की जनता बड़े उम्मीद के साथ कि एक गरीब का बेटा आया है, गरीब की आवाज़ को वो शासन प्रशासन के द्वारा संरक्षित करेगा, लेकिन इन्होंने हर क्षेत्र में अपराधियों को संरक्षित करना शुरू किया। एक एक पंचायत के अंदर एक एक दादा को हर जाति में नौजवानों के हाथ में हथियार रखने का शौक जगाया और वो एक दादा के रूप में काम करने लगा। उसकी दहशत ऐसी थी कि लोग डर से शाम होने के पहले घर भागते थे। नौजवान उस दादा के पीछे घूमने में, उसके राइफल उठाने में गर्व महसूस करता था। विकास की गति रुक गई थी। कोई भी विकास का काम होता था उसमें लेवी तहसीलने का, उसमें उसकी हिस्सेदारी, चंदा चाहिए, तब विकास की गति बढ़ेगी। ये पूरी भयावह वातावरण थी। इसी बीच एक और नया दौर शुरू हुआ कि जातीय नरसंहार, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार। जब मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल शिल्पी कांड जैसा घटना घटने लगा, उनके 2 साले बड़े चर्चित हुए और एक भयावह स्थिति, कब किसको कहां से उठा लेगा, अपहरण कर लेगा, कब किसकी हत्या कर देगा, किसके घर में घुस करके बलात्कार कर देगा। ये भयावह खौफनाक व्यापारी यहाँ से पलायन करने लगे। नौजवान जो अपने भविष्य को बचाना चाहते थे बाहर की ओर प्रस्थान कर गए। ये दृश्य उस समय भी हम लोग रोड पर चारा चोर, खजाना चोर, गद्दी चोर का नारा लगाते हुए, यही आर्यावत प्रेस था, लाठीचार्ज हुआ था। सुशील मोदी जी थे, बाद में फिर दूसरी बार लाठीचार्ज डाक बंगला पर हुआ, डॉक्टर सीपी ठाकुर, अश्वनी चौबे, सुशील मोदी।
पूरी तरह से आवाज को दबाने के लिए प्रशासन भी निरंकुश होकर लाठी बरसाता था। यानी रोकेंगे आपको, 1990 से लेकर 2005 तक लालू काल, राबड़ी काल, बिहार के 15 साल, ये जो आप बता रहे हैं कि अपराध, यहाँ लूट मार, जातीय संघर्ष, ये सब कुछ 15 साल में इस हद तक बढ़ गया कि आज भी बिहार के लोग उसी वक्त का किस्सा सुना रहे हैं। वो बिहार के लिए सबसे काला अध्याय और बिहार के नौजवानों का इतिहास में इससे बुरा दिन कभी नहीं होगा। खौफनाक दिन था। अब समझें कि कई जवान बेटी की चूड़ियां एक बार फोड़ी जाती थी, मांग का सिंदूर पोंछा जाता था, और उसका जब चित्कार होता था तो आत्मा दहल जाता था, आंसू को रोक नहीं पाता था। वो नरसंहार में जाकर के हमने देखा है, जाकर करके लोग बॉल फोड़ते थे। जो पावर हाउस और ट्रांसफार्मर था, जो इस तरह के जातीय उन्माद पैदा करता था, उस पर अटैक नहीं करता था। ये सत्ता में बैठे हुए लोग कराते थे, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, और दोबारा जाति को लड़ा करके एक खास जाति के विरुद्ध विशेष तौर पर विस्मरण किया गया, उस जाति को टारगेट किया गया। श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वही श्री बाबू थे जो आजादी के बाद अंग्रेजों ने लिखा था कि लॉ एंड ऑर्डर में बिहार सबसे अव्वल स्टेट है। जहां आजादी के समय लाशें गिर रही थी कई स्टेट में, बिहार में एक भी लाशें नहीं गिरी। जहां बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज का वातावरण झारखंड बिहार में लग रहा था, पूरी गति से बढ़ रहा था, किसानों का नहर का जाल बिछ रहा था, हर क्षेत्र में बिहार आगे जा रहा था। यहाँ के नौजवान पलायन के लिए नहीं जा रहे थे, दूसरे स्टेट के लोग बिहार आ रहे थे। लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे, लेकिन श्री बाबू की एक विशेषता थी कि वो दलितों को भी अपने देवघर के मंदिर में ले जाकर के पूजा कराते थे। उनके जात के लोग भी विरोध करते थे, उसको भी वो नहीं सुनते थे। जमींदार अधिकतर उनके समाज से आते थे, जमींदारी उन्मूलन कानून ला करके अपने जात से जमींदारी प्रथा को समाप्त करवा दिए। ये पर्सनालिटी वो थे, लेकिन उसके बाद के जो लीडर बने वो जात से बाहर नहीं निकल सके। लेकिन लालू जी का दावा हमेशा यही रहता है, लालू परिवार का दावा यही रहता है कि बिहार में अगड़ों और पिछड़ों की जो लड़ाई थी, तो वो तो पिछड़ों के नेता बनकर बैठे। वो तो कहते हैं कि हमने पिछड़ों को बराबरी का हिस्सा दिलवाया है। बिहार में जातीय संघर्ष को वो इस हिसाब से पेश करते हैं कि बिहार में अगर आज पिछड़ा सवर्णों के सामने, अगड़ों के सामने अगर बैठ पा रहा है तो लालू के कारण बैठ पा रहा है। इसे आप कितना सही गलत मानते हैं? ये पूरी तरह से बकवास है। आज आपको बता दें, हमने बताया कि आज़ादी के समय श्री बाबू मंदिरों में अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता, मुगलों की गुलाम मानसिकता के कारण सनातन का संतान आपस में दूरी बना। श्री बाबू जैसे लोगों का, हम तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, आप निकाल के देखें उनके विषय को। उन्होंने कहा था कि सनातन के संतान जन्म लेते ही हृदय से हमको कौन लगाता है जिसको हम दलित कहते हैं। पहला स्पंदन किसका होता है मेरे धड़कन का, जिसको हम दलित कहते हैं, वो सनातन का संतान। और जब मृत्यु होती है तो मुखाग्नि अंतिम संस्कार भी दलित के हाथों से होता है। ये सोच थी अगरों की, ये सोच सनातन के ब्राह्मणवादी मानसिकता की थी। इसको सत्ता के लिए, और मैं बता दूं, ये प्रेम था कि किसी गांव की बेटी कहीं दूसरे गांव में शादी होती थी तो उसके नाम से नहीं पुकारते थे, फलाना गांव वाली, बहादुरपुर वाली, शेरपुर वाली, मोकामा वाली। उस गांव की पूरी बेटी का नाम कोई भी वहां जाए तो उस गांव से जानता था। ये मेरा सामाजिक समरसता था। कोई आ जाता तो 5 घर से अलग अलग खाना लेकर के, जिसके घर में जो बना है 10 तरह का व्यंजन अपने अतिथि को मिल जाता था। ये गांव का संस्कार और स्वभाव था। आज श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आपने यही किया
कि उस गांव की बेटी की शादी होती थी, पूरे गांव का उत्सव होता था। आज हर जात को बांट दिया। वोट की राजनीति में कोई एक दूसरे के लिए सहयोग नहीं करता, सहारा नहीं बनता, विश्वास नहीं होता। नरसंहार की इतनी बड़ी आग जली कि सारी सामाजिक समरसता समाप्त हो गई। वो सुंदरता बेहतर था या श्रीमान लालू प्रसाद यादव आपने वोट की राजनीति में गरीबों को सत्ता में बैठाने के नाम पर अपने परिवार को सत्ता में बैठा दिया। कौन सा अति पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा को आपने मौका दिया? सरधे राम सुंदर दास जी को क्यों रोका? सरधे कर्पूरी ठाकुर जी को अपमान कौन किया? आज मैं बता दूं कि दो अति पिछड़ा और दलित को तो छोड़ दीजिए, ये अपने जाति के कितने लीडर को अपने पार्टी से बाहर किए। अच्छा। अपने को राम का करके हनुमान बनाए थे। यही पटना के सांसद माननीय राम कृपाल यादव जी हनुमान इनके विरुद्ध ही पहला पोलिंग एजेंट हम बने थे। सरधे शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी के समय में और इनके विरुद्ध लड़ा था। फिर डॉक्टर एस.एन. आर्जा जब खड़े हुए थे तो इनके गुंडे और मवालियों के विरुद्ध हमने कदम कुआं में रगेद करके बूथ पर सब कार्यकर्ता खड़ा हुए थे, लड़ाई लड़े थे। उस परिस्थिति में ये व्यक्ति कि जब एक दिन भाषण और वाणी निकला कि पिता का चप्पल उठाते उठाते अब बेटी और पुत्र का चप्पल उठाने कहता है, ये आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा। अब इस दल में रहने का कोई औचित्य नहीं। जो अपने दल में अपने जात के जो हनुमान बनने का प्रयास किया, जब उसको अपमानित कर करके बाहर कर दिया और जिस क्षेत्र से ये चुनाव लड़ना चाहते थे उस क्षेत्र में अपने बेटी का रिजर्वेशन चुनाव लड़ने के लिए कर दिया। आपका इशारा रोड़ी आचार्य की तरफ है? नहीं, ये मीसा भारती की तरफ है। उसको चुनाव लड़ाए पहली बार। आज भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को भी सबका साथ सबका विकास की भाव को लेके मौका दिया, चुनाव भी जीते, मंत्री भी बने। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल में बेसिक अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, एक मिशन एक उद्देश्य के लिए काम करता है, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति के लिए काम करता है, सामूहिक नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है और उस ध्येय को आगे बढ़ाता है। दर्शकों, आपको बता दें कि आज दिन भर सिर्फ जल लेकर विजय जी चुनावी सभाओं में गए, लोगों से मिलकर आए हैं और इतने थके होने के बावजूद कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं और वो जवाब जो आप सुनना चाहते हैं। देखिए, कहना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ पानी पीकर चुनावी सभाओं में जाना, तपती धूप में तप कर आना, पहले तो ये बताइए इतना संघर्ष कहाँ से आया? आपका बचपन, हमको लगता है कि जितना आप अभी हैं आपने जरूर कुछ ऐसा देखा होगा। क्या था आपका बचपन? नहीं, एक चीज बता दूं, आज एकादशी है जी। और मैं दोनों एकादशी करता हूँ। अच्छा। और एकादशी के दिन शाम को भी पूजा करते हैं, उसके बाद जा करके प्रसाद लेते हैं। आप काफी धार्मिक तो हैं। निश्चित तौर पर पूरा परिवार ही मेरा, माता है। पिता भी धार्मिक थे। अच्छा। और वही शक्ति है, धर्म ही, आस्था ही एक शक्ति प्रदान करता है जी। मिडिल क्लास के गरीब लोगों के लिए। उसकी आचरण, उसका व्यवहार, उसका संयम, उसका अनुशासन वो शक्ति प्रदान करता है और वो ईश्वर में आस्था उसकी तमाम संकट को भी हरता है। आपका ये धार्मिक स्वरूप, आपका ये राजनीतिक स्वरूप, इसको समझने के लिए हम आपके बचपन जरूर जानना चाहेंगे। आपके पिताजी शिक्षक रहे, आपका जो जन्म हुआ उसके बाद परिवार की क्या स्थितियां रही? मतलब जो हमने सुना है, हमने यही सुना है कि आपने बहुत संघर्ष देखा है, लेकिन वो संघर्ष जो हमने सुना है उसको आपने झेला है। क्या थी वो कहानी? आपका जीवन कैसे एक जमीन से उठकर एक जमीन का जो नेता बनते बनते आप यहाँ तक पहुँचे? कहाँ था वो संघर्ष? अब आपने इतना मुकाम कैसे हासिल किया?
अब देखिए ये एक लंबी कहानी है थोड़ा सा बताइए। और पुरानी स्मृति को हाँ याद करने से जी। कहीं ना कहीं मन के अंदर कई भावनाएं तरंग लेने लगती है, भावुक हो जाता है। जी हम लोग एक शिक्षक पुत्र थे, जी। साधारण फैमिली से आते थे, अच्छा। कृषि कार्य में परिवार के और लोग थे। 71 के युद्ध में पिताजी का वेतन बंद हो गया था, अच्छा। घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी, घर के अंदर हमारे जो बाबा दादा थे बंटवारा हो गया था, कई प्रेशर पड़ा। अच्छा। 5 भाई हम लोग थे, तो माँ का कहिए जेवर जो चढ़ता है शादी में, उसको बेच कर करके व्यापार फुटपाथ पर से शुरू हुआ। और लोगों ने कहा कि इनको जिस खानदान से आते हैं इनको वार दिया जाए। लोक लज्जा के भय से फिर दुकान दवा की खोली गई। बिहार के युवाओं में एक छटपटाहट और भी है, नौकरी की, बेरोजगारी की। बिहार का युवा ये भी देख रहा है कि उसको पलायन करना पड़ता है। 10वीं 12वीं पास करके युवा चले जाते हैं ट्रेनों में। आप देखिए कितना भीड़ होता है बिहार के ट्रेनों में। ये जो बिहार में अभी भी स्थिति बनी हुई है, आप देखिए। आप क्या मान रहे हैं, बीजेपी ने इसके लिए क्या संघर्ष किया है, बीजेपी ने इसके लिए क्या अभी तक काम किया है और आगे की क्या प्लानिंग है मैं आप लोगों बता की? दूं आपको जी कि आज़ादी के समय मेरे लोग बाहर नहीं जा रहे थे। हम पलायन के लिए विवश नहीं थे। पलायन की व्यवस्था हमारे ये 90 के दशक से शुरू हुई है, और 90 के दशक से जब बाहर लोग जाने लगे, यहां अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार का एक माहौल, अपराधियों का साम्राज्य चलने लगा। रोजगार के अवसर, कई इंडस्ट्रीज मेरे बंद हो गए। उस समय झारखंड भी साथ में था, लोग को रोजगार की कमी नहीं थी। बाद में हुआ ये। झारखंड बट गया। यहाँ के लोग, बिहार के लोग, कई हमारे शुगर इंडस्ट्रीज के थे, डालमिया के फैक्ट्री था, कई तरह का इंडस्ट्री छोटा छोटा था, सब बंद होने लगे। मतलब माहौल इतना डरावना हो गया था कि कोई चला ही नहीं रहा था नहीं, इंडस्ट्री। चला ही नहीं रहा था। उसकी अपहरण हो जाता था, उससे वसूली होता था, लोग बेच बेच करके। आज बता दें कि बिहार के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े उद्योगपति दूसरे राज्य में जाकर के अपने इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। 10-10, 20-20 हजार, 30-30 हजार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बीजेपी यहाँ रोजगार बिहार में लाएगी? बिहार का बीजेपी का, मोदी देखिए, जी का क्या प्लान है? भारतीय जनता पार्टी रोजगार, सरकारी नौकरी कोई भी बोलता है तो जनता को धोखा दे रहा, बरगला रहा। अच्छा। सरकारी नौकरी 2 से 4% है। 96% को आप स्वरोजगार में और रोजगार के अवसर देकर के बढ़ा सकते हैं। आज एक साधारण सा बताते हैं कि बिहार के अंदर जब एनडीए की सरकार आई, हर गांव में बिजली पहुंचाई, राइस मिल शुरू हुआ, ब्लॉक के अंदर राइस मिल लगने लगा, एक राइस मिल के अंदर 100 लोगों को रोजगार का अवसर मिलने लगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई लोग उसमें लगने लगे। यहाँ के लोग छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग, जब से आपको पावर हर गांव में पहुंचा, आरजेडी के रीजन में पॉल के तार सब उनके आताताइयों ने लेकर के भाग गया, चोरी कर लिया। खंभे खड़े थे, आधी से अधिक आबादी, बिजली देखा नहीं था। 10 साल, 15 साल, 20 साल का नौजवान कह रहा था कि ये खंभा किस लिए है, इतिहास बन गया था। जब एनडीए आई है तब जाकर करके गांव में बिजली पहुंची, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद कोई गांव बिजली से वंचित नहीं है। अब गांव के अंदर भी लघु कुटीर उद्योग का वातावरण बनने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं देश की राजनीति की तरफ। चूंकि मोदी जी के हम देखते हैं कि अभी देश में एक 2014 में एक माहौल आया, 2019 में एक माहौल आया, 2024 में जो माहौल है मोदी जी की गारंटी का माहौल है। अब वो सारी चर्चाएं तो हमने कर ली, लेकिन अगर आपकी और मोदी जी की पहली मुलाकात की बात करें, जब आप दोनों मिले, एक कमरे में मिले, खुले में मिले, क्या पहला रिएक्शन था आप दोनों का? व्यक्तिगत रूप से आप दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, क्या क्या है आप दोनों का?
देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पटना में प्रधानमंत्री बनने के पहले एक सभा थी गांधी मैदान में, तो उसमें आ रहे थे। उसके पहले बता दें कि नागपुर में युवा मोर्चा में मैं था और वो युवा मोर्चा के प्रभारी थे। अब माननीय वेंकैया नायडू जी पार्टी से प्रभारी थे। तो वहाँ जब उनको मिले तो जिस तरह से वो हाथ रख कर करके हम कहे एक फोटो, और जितने प्रेम से, जितने सरलता से, जितने अपनत्व की भाव से, तो हमको लगा, जितना हम सुनते थे, प्रभारी थे पूरे युवा मोर्चा, राष्ट्रीय युवा मोर्चा, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष थे, तो हमको आकर्षण बढ़ा। अच्छा, लगा कि ये व्यक्ति इतने सरल और इतने सुलभता के साथ हमारे जैसे लोगों के, दूसरी बार बीच बीच में और कई जगह उनका भाषण सुनते रहते थे, पार्टी के कार्यक्रम होता था, उसमें देखने का भी अवसर मिलता था। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ यात्रा निकला था, मैं मंडल अध्यक्ष था। जेपी निवास से सुबह में वहीं पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको निकलना था। उस अवसर पर भी माननीय आडवाणी जी बीमार पड़ गए थे, मौजा होटल में थे, सेवा करने का भी अवसर मिला था। तो पार्टी की एक्टिविटी में जब लगे रहते थे तो हम लोग देखने का अवसर भी मिलता था। सबसे बड़ा हमको उस दिन, जिस दिन गांधी मैदान में कार्यक्रम था, उसके पहले एक बार आए थे, तो हम लोग एयरपोर्ट पर मिले थे। तो लगा कि थोड़ा जा कर के मिले, मतलब लगा कि कितने मतलब सहजता से, वही सहजता जो 10 साल पहले मिले थे, आज भी वही सहजता। गुजरात के इतने लंबे पीरियड के मुख्यमंत्री और अब हमारे राष्ट्रीय लीडर के रूप में, और चेयर पर बैठ करके, और इस तरह से एक फोटो हमारा उनका है, लगा कि कितना अपनत्व, पारिवारिक। मैं दिखाऊंगा वो फोटो। अच्छा, और क्या हाल है, मतलब इस तरह से लगा कि ये एक परिवार के लोग ही ये स्नेह दे सकता है। मतलब मोदी जी सबको अपना ही मानते हैं। मत बता रहा हूं, ये अपनत्व की भावना, चुनाव में भी स्नेह मिला, उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद से मंत्री का भी अवसर मिला, विधायक तो बने ही, मंत्री का अवसर मिला, विधानसभा अध्यक्ष का भी, नेता प्रतिपक्ष का भी, आज उप मुख्यमंत्री का भी। और मोदी जी की सरलता, विधानसभा के अंदर उन्होंने जो आए थे अमृत महोत्सव काल में, और उनकी जो वाणी थी, हृदय को अंदर से स्पंदित किया कि आजादी का 75 वर्ष हम अधिकार की लड़ाई लड़ते रह गए, हम समय बर्बाद किए। ईमानदारी से अगर जो आजादी के 75 वर्ष अधिकार के साथ साथ लोगों को कर्तव्य सिखाया जाता, तो मेरा देश विश्व गुरु के उस सपना को साकार कर देता जो स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में कहा था। ये चंद स्वार्थी लोग सत्ता के लोलुपता में फंस करके सिर्फ अधिकार की सपना जगह जगह कर लड़ाते रहे। यह पहला व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि अब हमको अमृत महोत्सव और अमृत बेला से हमको जब शताब्दी वर्ष आजादी का मनाएंगे, ये 25 वर्ष कर्तव्य बोध के पथ पर बढ़ना है, और इस कर्तव्य पथ पर हर माँ भारती के संतान को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। ये भी मेरे हृदय को छू गया था कि कोई व्यक्ति समग्र सोच और सबके हित की बात कर रहा हो। आजादी के समय एक से एक लीडर देखे थे जो अपनी जाति की चिंता नहीं करता था, जमात की चिंता करता था, समग्र राष्ट्र की चिंता करता था। उसके बाद श्रद्धेय अटल जी का जो हम लोग तस्वीर देखे थे, श्रद्धेय अटल जी की भी चर्चा मैं कर दूं कि जब चुनाव हार करके आए थे, बाढ़ में डाक बंगला में छोटी सी भीड़ थी, और उन्होंने पिताजी के साथ हम लोग सुनने गए थे, बड़ा शौक से उनकी भाषण, कहा था चमचमाते
रेल के डब्बे हैं, इंजन भी चमचमाते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। वो भविष्य वक्ता थे। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि काजल की कोठली से दामन बचा के निकल जाना राजनीति की सबसे बड़ी जीत है, और आज मैं राजनीति में जीत करके आया हूं, हार के नहीं आया हूं। बिल्कुल। तीसरी बात उनकी थी कि हर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सर में कफन बांध करके राजनीति करेगा तो उसे कोई भयभीत न कर सकता है, न भय न लोभ से वो प्रभावित हो सकता है। ये भी हमारे दिल पर असर डाला। और उसके बाद कोई चेहरा हमने देखा तो माननीय मोदी जी का, जिस तरह की बात अभी बताते हैं कि बिहार के अंदर जातीय गणना चल रहा था, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पार्टी के विधानमंडल दल का नेता में था, और विधानमंडल दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, अब बताइए वो भी अगड़े समाज से, मेरी असमंजस और भूमिका पार्टी की सोच को रखने का, लोगों की भावनाओं को आहत नहीं हो इसको भी ध्यान में रखने का हमने सपोर्ट किया। और सपोर्ट इस शर्त पर किया था, एनडीए की सरकार थी, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं आर्थिक सर्वे कराऊंगा, मैं शैक्षणिक सर्वे कराऊंगा, और आर्थिक सर्वे और शैक्षणिक सर्वे, सामाजिक सर्वे के बाद मैं इसके विकास के लिए काम करूंगा, यह सोच थी। तब तक सत्ता बदली, पिछले दरवाजे से सत्ता लोलुप्त लोगों ने समाजवादी का नारा दे करके मुख्यमंत्री जी को भी बरगला करके सत्ता में आ गए, और वो सोच को इन्होंने बदल दिया। ये जातीय उन्माद पैदा करने के लिए ये जातीय जनगणना का स्वरूप को बदल दिया। कुछ जाति का जो बाद में बड़ा हंगामा हुआ कि घटा दिया, कुछ का बढ़ा दिया, क्या सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं सदन में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट किया जातीय गणना का, और आपने कहा था कि आर्थिक और शैक्षणिक जो कमजोर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार के अंदर 34% लोग और 94 लाख परिवार 6,000 से कम आमदनी का है। आप पहले, सबसे पहली प्राथमिकता उस 6,000 से कम आमदनी वाला परिवार किसी जाति का हो उसको अवसर दीजिए। आप इस पर मुहर लगाइए, इसको प्राथमिकता दीजिए। लेकिन राजद के लोगों ने मुख्यमंत्री जी को विवश कर दिया, क्योंकि उस 6,000 से नीचे आमदनी में लालू प्रसाद जैसे परिवारवादी जमींदार आउट हो जाते।